हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। ठीक है, तो इसमें अभी अमेरिकी वर्चस्व के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है समझ चुके हैं कि अमेरिका किस तरीके से वर्चस्व में आता है। अब एक एक करके समझेंगे हम लोग ये कि ये वर्चस्व जो है ना ढांचागत ताकत के अर्थ में समझेंगे, फिर उसके जो भी राजनीतिक अर्थ में समझेंगे, आर्थिक अर्थ में समझेंगे, सांस्कृतिक अर्थ में समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्चस्व। ठीक है, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, अब ये जो वर्चस्व वर्ड है उसकी हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। ठीक है, कि आखिर ये रियल में है क्या चीज़। और आप अमेरिका में देख ही चुके हैं किस तरीके से वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, यानी अपना एकाधिपत्य, या कि हम कहें कि वो अपना मोनोपोली स्थापित करने के लिए जैसे भी जिस भी तरीके से मतलब हो रहा है वो उसी तरीका अपना रहा है, वैसा ही तरीका वो क्या कर रहा है, अपना रहा है। ठीक है, तो इसको और हमने देखा भी था कि अमेरिका प्रेजेंट टाइम पे या पहले भी सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति पे खर्च करने वाला देश है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको ये अभी का लेटेस्ट डाटा चेक करना है कि अब अमेरिका अपने टोटल इकोनॉमी का अपने डिफेंस पे कितना खर्च करता है, अमेरिका के बाद कौन सी कंट्री आती है, फिर उसके बाद कौन सी कंट्री आती है, ये सारी चीज़ें आपको करनी थी। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे। और कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसमें आपका क्वेश्चन क्या था उसका आंसर थोड़ा बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। क्या है इसमें, मैंने आपको दिया था कि भारत के संविधान के भाग 4, ठीक है, तो जो हमारा क्या है भाग 4 है, इसमें क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, हमें सही बताना था कि कौन सा। कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसा पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, यानी कि प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि रट्टा मारने वालों का तो यहाँ पे कुछ हवा नहीं लगने वाली इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें से अंकित जी के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया था कि इसका तीसरा सही होगा, यानी कि 1 और 3। तीसरे ऑप्शन में था कि पहले में था आपका केवल 1, दूसरे में था केवल 2, तीसरे में था 1 और 3, और चौथा था केवल 2 और 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा नहीं चौथा होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट राइट है। अब मैं बता रही हूँ कैसे राइट है। हम तभी जब हम लोग बात करते हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कंसेप्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए। फैक्ट के पीछे यदि सच में यूपीएससी क्लियर करना है तो जितना आप कंसेप्चुअल बनोगे, जितने ही कंसेप्ट पकड़ोगे, बेटर होगा। ठीक है, हमारे एक एक क्या है कि जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए कि हमने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, डीपीएसपी की बात कहाँ पे आती है, भाग 4 में आती है। तो अब चाहे क्वेश्चन में लिख दे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वही बात हुई। अब चाहे क्वेश्चन में भाग 4 लिखे तो भाग 4 में क्या बात की गई है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में भाग 3 पूछ दिया। ठीक है, कि भाग 3 में दिए गए जो भी ये कथन है उनमें से कौन सा सही है या नहीं है, तो भाग 3 तो आपको सीधे समझ में आ जाना चाहिए ना कि फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। तो भाग 4 किसकी बात कर रहा है, हमारा भाग 4 बात कर रहा है हमारा नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। और जो जितने भी ये आर्टिकल हैं कि नीति निर्देशक तत्व, आपको पता है कि 36 से 51 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर की कंसेप्ट क्लियर है। फिर क्वेश्चन घुमा के पीछे, चाहिए इस कान को पकड़ा है उस कान को पकड़ा है, हम सारे क्वेश्चन आसानी से लगा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से अब क्या बात करेंगे आपकी, पहला जो आपका कहता है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि क्या होता है कि जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा, तो हम जाते हैं न्याय, यदि कोई उसे हमारे राइट का हनन कर रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यायालय में ये बाध्य योग हैं। कौन बाध्य योग हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट है। बट हमने वहीं पे पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये न्यायालय में वाद योग नहीं है। ठीक है, ये राज्यों के लिए है। राज्य यदि चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना करे, इसमें आप ये नहीं आधार लेके जा सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट पे या किसी भी न्यायालय पे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सीधे कट है, क्योंकि ये क्या बात की गई कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो पहला ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है।
क्योंकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट वहीं पे क्या कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। एंड जो तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो जो अभी मैंने बताया कि इसमें राज्य का मेजर रोल होता है कि वो कानून चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए, कोई उसमें बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, कि या तो हम कहे कि समान काम के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो हम कहे कि नहीं अब हम न्यायालय पहुंच जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा मतलब पढ़िए जिस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी कवर किए हैं। यदि हाँ ये है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, ये बात मैं मानती हूँ, बट ये भी मैं मानती हूँ कि जितना हमने टाइम लिया है और अब यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए, जहाँ तक मेरा यकीन है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा था उसके अलावा भी जो नहीं लिखा था, जो क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, वो हम सारी बातें किए हैं। ठीक है, कि यदि डीपीएसपी वर्ड आया है तो उसका आए बाएं दाएं जितनी भी बातें होती हैं हम लोग वहीं के वहीं क्लियर किए हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग यदि वीडियो देख सकते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, बस सुनना है, या कि खुद से आप एनसीईआरटी पढ़िए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। और क्वेश्चन मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपके जितने कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके और रियल में आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं क्या वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आप कहीं गलत भटक रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ। डीपीएसपी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद आज मैं डीपीएसपी का क्वेश्चन आपको नहीं दूंगी। एक क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं बताऊंगी। ठीक है, टॉपिक बताने से थोड़ा आप लोगों को आंसर बताने में आसानी हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और इसका भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने चैप्टर कर चुके हैं मैं क्वेश्चन उन्हीं में से दे रही हूँ। ठीक है, ये है कि मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2020 में आपका पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या आपको पहला स्टेटमेंट आपका कहता है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के बारे में है कि जो भारत का राष्ट्रपति है किसी ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे। ठीक है, तो संसद का सत्र मतलब कि संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। और यानी कि फिर से मैं पढ़ रही हूँ दूसरा स्टेटमेंट कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है कि तीनों सत्र चलाए ही जाएं। ठीक है, बट हाँ, एक साल में 3 सत्र हो सकते हैं, संसद ऐसा कहता है। उसके बाद तीसरा आता है आपका स्टेटमेंट कि एक वर्ष में मतलब एक वर्ष में क्या है कि दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो इन एक वर्ष में कोई भी तिथि निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। आई होप कि आप तीनों स्टेटमेंट समझ चुके होंगे। अब इनमें से आपको बताना है कि जो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही कथन है। ठीक है, सही की आपको जांच करनी है। आपका पहला ऑप्शन जो है केवल 1 है, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में है 1 और 3, चौथे में है केवल 2 और 3। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आया हो, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग 2020 का पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं से भी किसी भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन ढूंढ के और उसका आंसर फिर देने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, संसद के बारे में जो भी चीज़ें थी आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद राइट आंसर तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन सही गलत जो भी बने बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे आते क्या बात कर रहे थे, वर्चस्व। ठीक है, तो जो वर्चस्व है
इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं ढांचागत ताकत के अर्थ में। इसमें क्या हुआ था कि वर्चस्व का जो दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है, यानी कि इसका दूसरा अर्थ जो आ रहा है वो पहले से बहुत अलग है और इसका रिश्ता क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। और इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो, और साथ ही क्या है कि साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। यानी दबदबे वाले जो देश होते हैं जो भी काम करेंगे हमेशा फ़ायदे के लिए। मैंने आपसे कहा था ना, अमेरिका और चाइना ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे वो आपके दोस्त तभी तक हैं जब तक उनका फ़ायदा निकल रहा है। जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पे फ़ायदा नहीं उनका, वो आपको कब छोड़ के चले जाएंगे, कब आपको लतिया देंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलता है। और जब तक सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए ही रहते हैं, सीधे आप ये कह सकते हो, ठीक है। ना उनसे किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी है। जिससे काम बना उससे वो काम बना लेते हैं, जिससे नहीं बना उससे वो छोड़ देते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि जो दबदबा होता है, दबदबा वाला जो देश होता है, ऐसे फ़ायदे के लिए वो करता रहता है। लेकिन क्या होता है कि इनमें कुछ ऑब्वियस है कि हानि तो उठानी पड़ेगी। और दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता है। और वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ का ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में साफ तौर से मिल जाएगी आपको। और सार्वजनिक वस्तुओं से मतलब सार्वजनिक वस्तुओं का किस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसी चीज़ों से जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना आए, ठीक है। सार्वजनिक का मतलब आप क्या समझते हैं, चाहे वो वैश्विक मामले में हो या हमारे यहाँ अपने कंट्री में। हम कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति है। मतलब क्या है कि यदि इसमें जो चीज़ें करने का हक हमारे पास है, वही चीज़ें करने का हक आपके पास भी है, ठीक है। क्योंकि ये किसी ना तो आपकी पैतृक संपत्ति है ना हमारी पैतृक संपत्ति है। तो ये किसकी है, इसमें गवर्नमेंट का जो है उसके आधिपत्य में है। और गवर्नमेंट क्या करती है, हम सबके लिए काम करेगी। जो भी चीज़ें बनाई जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसी अलॉट की जाती हैं। हालांकि हम लोगों ने देखा था कि जो भूमि सुधार व्यवस्था वगैरह थी, तो हमारी निजी संपत्ति को भी हमसे ले लिया जाता था, उसे सार्वजनिक संपत्ति में कन्वर्ट किया जाता था। और एक संविधान संशोधन आई थिंक 9वां था, जिसमें बात की गई थी कि जब भी लोक कल्याण के लिए आपकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा तो आप किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वो हमारी पैतृक संपत्ति होती थी, बट जब गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती हैं या कुछ भी हो, तो उसमें से जो वो क्या होता है कि जिसे नाम दे दिया जाता है कि ये अब सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें कोई आप बस का अकेले खर्चा नहीं लग रहा उसे डेवलप करने में, ठीक है। हम सबका टैक्स के द्वारा जो भी गवर्नमेंट में पैसा जमा होता है उसके द्वारा वहाँ पे पार्क बनाया जा रहा, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, वहाँ पे स्कूल बनाई जा रही है। तो सिर्फ उसमें आपका हक नहीं होगा या कि सिर्फ और सिर्फ हमारा हक नहीं होगा, हम सबका हक होगा। यदि स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो एक हिंदू के बच्चे को भी पढ़ने के लिए वहाँ पे पूरी वही सुविधाएं मिलेगी जो कि एक मुस्लिम के बच्चे को पढ़ने के लिए मिलेगी, जो कि एक सिख के बच्चे को पढ़ने के लिए मिलेगी, एक ही स्कूल में। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, वो गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। तो ये सार्वजनिक का मतलब ही यही होता है, आप समझ सकते हैं कि जिसमें किसी एक का नहीं, यदि एक को फ़ायदा मिल रहा है तो फिर सबको उसी तरीके से मिलेगा। और स्वच्छ और मतलब स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। ये भी सार्वजनिक वस्तु ही है एक तरीके से आप कह सकते हैं, जहाँ पे किसी का रोल नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि यदि हम देखें कि हमें स्वच्छ वायु हवा की ज़रूरत है, और इसमें से हमें हवा लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो कोई हो। सड़क जो है वो हम बात करें कि सार्वजनिक ये जो वस्तुएं होती हैं, आप देख सकते हैं कि सड़क हर जगह पे बनाई गई है, ठीक है। सड़क पे आप कहें नहीं ये सड़क तो हम ही चलेंगे, अमेरिका को कोई बंदा आता आप कहेंगे भैया हमारे यहाँ की भारत की सड़क है, कैसे हिम्मत हुई कि पाँव रख दिया तुमने, तो हम कह दें कि हमारी सड़क पे तो तुम चलने वाले नहीं हो। ऐसा नहीं होगा। या आपके इलाके से कोई जा रहा तो आप कहते हैं कि इस सड़क से आप नहीं निकल सकते। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता रही हूँ, ठीक है। ये जो सड़क की बात आई है,
अक्सर क्या होता है गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है निकलने को लेके, कि मान लीजिए यहाँ पे एक का घर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर बना हुआ है और ये एक बहुत घनी बस्ती है, ठीक है, यहाँ पे सबके घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि ये बीच से यहाँ पे भी घर बना है, ठीक है, यहाँ पे भी घर बना है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सड़क आ रही है, सड़क यहाँ से आती है और ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, ऐसे जा रही। अब इन महाशयों ने क्या कह दिया कि भैया यहाँ से हम नहीं निकलने देंगे आपको। अब जा रास्ता यही है, हमारा बाहर निकलने का रास्ता, इन लोगों के बाहर निकलने का रास्ता ये वाला है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपकी, मान लीजिए कि आपसी दुश्मनी हो गई और आपको कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा हमेशा कि हमारा संविधान या हमारा कानून इसके लिए ये अनुमति नहीं देता है कि आप उन्हें निकलने नहीं देंगे, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो आपकी कितने भी गहरे पैतृक संपत्ति की बात क्यों ना की जाए, वहाँ पे आप इन्हें निकलने का रास्ता जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई आपके साथ थोड़ा ज्यादती करने की कोशिश करे, आप इसको ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल आप घबराइएगा मत, आपको वो रास्ता उसे देना ही पड़ेगा। ये यहाँ से निकलने के लिए, चाहे भले ये उसी की संपत्ति हो, लेकिन वो आपको वहाँ से रास्ता निकलने के लिए, क्योंकि किसी का रास्ता किसी को रोकने का अधिकार हमारा कानून नहीं देता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये क्या, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस टाइम पे देखेंगे वकीलों की ना और पुलिस वालों की बहुत बल्ले बल्ले होती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेज वगैरह आते हैं। और इस टाइम पे अब धान वगैरह की खेती होने वाली है, जो भी फसल, खरीफ की फसल आ रही, और यहाँ पे जब बुआई जुताई होती है उस टाइम पे बहुत झगड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब देखेंगे झगड़े यही ज़मीन को लेके होते हैं, ये इधर से उसका थोड़ा सा खेत हथिया लिया, उसने उसका ले लिया, वो उसका रास्ता बंद कर रहा है, वो उसका रास्ता बंद कर रहा है। तो इसमें झगड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्री व्यापार मार्ग, यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस। और या कि हम बात करें कि जिनका क्या है इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं, और खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है, ठीक है। जो वैश्विक आपको सार्वजनिक संपत्ति एक ही होगा, या तो आप हवाई मार्ग से जाओ या तो आप जल मार्ग से जाओ। तो यहाँ पे जो समुद्री मार्ग की बात की गई कि उससे अच्छा आपको उदाहरण नहीं मिल सकता है कि वहाँ पे खुला बिल्कुल कोई टैक्स वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि समुद्र में भी लोगों का अधिपत्य है। 200 नाटिकल मील तक तो हमारा ही है, ठीक है, 12 नाटिकल मील तक तो बिल्कुल सब कुछ करने का हक है, लेकिन 200 नाटिकल मील तक कुछ ही चीज़ों पर हमारा अधिकार है, बट है समुद्री क्षेत्रों में 200 नाटिकल मील तक, मतलब हम वहाँ पे अपने व्यापार वगैरह के लिए कुछ टैक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि दबदबे वाला जो देश होता है अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में क्या होता है कि अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश का तो भैया बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला समुद्रों पर क्या चल रहा था, वहाँ पे आधिपत्य उनका चल रहा था, शासन चल रहा था। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग समुद्र में आने जाने का टैक्स लगा देते हैं। व्यापार करना है समुद्री मार्ग से, तो होता कोई सड़क तो बनी नहीं थी और उसमें वो टैक्स लगा दे रहे हैं। हमें यहाँ से अमेरिका के लिए जाना है तो सड़क से तो नहीं जा सकते हैं, या तो प्लेन से जाएंगे या तो जल मार्ग से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा कि इन्होंने टैक्स लगा दिया कि यहाँ से यदि व्यापार करना ऐसा ऐसा लगेगा। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध में बेचारे बहुत ज़्यादा टूट गए थे और इनका जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। अब ये भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है। जो पहले ब्रिटिश वाले बिल्कुल उछल रहे थे, अब ये भूमिका किसके पास आ गई, अमेरिकी नौसेना के पास है, क्योंकि अब एक ही महाशक्ति बच रही है ना, और वो कौन थी, अमेरिका थी, और जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। अमेरिका की जो उपस्थिति है, ऐसा नहीं कि किसी एक में, दुनिया के जितने भी महासागर हैं। आज का आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट, कितने आपके महासागर हैं, ठीक है, और कितने आपके महाद्वीप हैं।
इसे आप प्लीज़ बताइएगा। जो भी महासागर हैं और जो भी महाद्वीप है, दोनों में अंतर है, महाद्वीप में और महासागर में भी, ठीक है। तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि क्या होता है कि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेव, जगत जोड़ता जाल, वाह इसका हिंदी कितना प्यारा, जगत जोड़ता जाल, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वाइड वेव है, WW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। www.com हम बात करते हैं ना, जो ये वाला का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। किसी भी वनडे एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और हिंदी में भी जो भी इंटरेस्टेड हो नोट कर लीजिएगा कि जगत जोड़ता जाल है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका आभासी संसार मतलब साकार हो गया दिखता हो, लेकिन क्या होता है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजनाओं का परिणाम है और यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इनमें से अब अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। और इंटरनेट में आज हम लोग बहुत चीज़ें यूज करते हैं, कई सारे ऐप यूज करते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या है आपका, ठीक है। इंटरनेट का मतलब आपका है कि हम जो चीज़ें बहुत ही क्विकली विद इन सेकंड यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारियाँ ले सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो कॉल हो सकती है, वॉइस कॉल हो सकती है, आपकी चैटिंग हो सकती है, यहाँ पे आप कोई भी वीडियोज देख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। कनेक्टिविटी हमारी विश्व के किसी भी कोने से इंटरनेट के जरिए ही बन जाती है। हमें ना तो समुद्र मार्ग का उपयोग करना है, ना वायु मार्ग का उपयोग करना है, ना सड़क का उपयोग करना है। हमें क्या होगा कि यहाँ पे बैठे बैठे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इंटरनेट ही यही माध्यम है कि आपके पास तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरे विचार पहुँच रहे हैं, आपके विचार मेरे पास तक पहुँच रहे हैं, वो भी विद इन सेकंड, यानी कि सेकंड से भी कम टाइम आपको लग रहा और हमें, ठीक है। ये इंटरनेट के है, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसका ये देन है, जो कि आज हम लोग सारा दिन इंटरनेट पे घुसे रहते, सारा दिन। मतलब ऐसी आशिकी हो गई इंटरनेट से कि खुद से भी उतनी मोहब्बत नहीं है कि बिना इंटरनेट के हमारा आपका, आजकल हम सड़क पे चल रहे हैं तो भी मोबाइल चल रहा है, ठीक है। अब मोबाइल में आपका व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। हम मोबाइल चला चला के बहुत खुश होते हैं, कोई देखने वाला समझे कि पागल है। मोबाइल चला चला के हम लोग हंसते रहते हैं, उसमें बातें करते रहते हैं, किसी मतलब बोलते भी नहीं और हंस भी रहे हैं। और ऐसा आप लोग को कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा, किसी से चैटिंग कर रहे हैं, अब चैट पे आप बोल तो नहीं रहे, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। सामने वाला देखेगा तो भाई क्या कर रहा है ये, मतलब ऐसा। और जो आपके बब्बा लोग हैं वो देखें तो कहें कि दिमाग उमाग खराब हो गया, मतलब मोबाइल देख के हंस रहे हो, ऐसा क्या दिख रहा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं इंटरनेट के माध्यम से ही। और इसमें क्या हुआ है कि इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के जो उपग्रह सैटेलाइट, आप GPSP का यूज करते हैं, GPS है, सॉरी SP नहीं है, GPS है, ठीक है। जो आपका लोकेशन बताता है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। आपके मोबाइल में भी GPS होगा, देखिएगा। तो जब आपके मोबाइल में जो GPS होता है वहाँ पे देखेंगे कि वो पूरा एग्जैक्ट आपको लोकेशन दिखाएगा, क्या कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जब हम साइंस टेक पढ़ेंगे ना, अब देखेंगे हमारे इंडिया का भी है, IRNSS करके है कुछ ऐसा। लेकिन जितना कारगर और जितना सटीक रिजल्ट GPS देता है जो कि अमेरिका का है, तो उससे ज़्यादा बेहतर अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट होते हैं, आपको पता है कि अंतरिक्ष में तो आप नहीं कह सकते कि स्थापित किए जाते हैं, बहुत दूर हो जाएगा। बट आपके आसपास का कुछ इनका रेंज होता है कि इन्हें भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करना है या कहाँ पे स्थापित करना, वो सारा उनका होता है, ठीक है। आप टीवी देख रहे हैं, हम वायरलेस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल में हम बातें करते हैं, तो हमने इधर से आपको कॉल किया, आपने अटेंड किया, हमारी बातें बिल्कुल फेस टू फेस भी हो रही हैं, विदाउट फेस भी हो रही, कैसे हो रही, ना तो कोई तार लगी हुई है, ना कुछ लगा हुआ है। तो ये किसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उपग्रह की वजह से, सैटेलाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट लगे हुए हैं, जो कि जैसे देखा होगा आपने कि ब्लूटूथ होते हैं, उनकी एक रेंज होती है ना रेंज की, ये 500 मीटर तक, 100 मीटर तक, इतने तक ही। अब तो जो आपके माइक आते हैं
जो हम लोग पहले होता था ना कि वो माइक होते, जब कहीं भी आप जाओ तो उसकी तार वगैरह लगी रहती थी, लेकिन अब तो बस एक आपके हाथ में माइक थमा दिया जाएगा और उसमें से ना कोई वायर होती है ना कुछ होता है, ठीक है। ये आपका माइक है बोलने वाला। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में माइक है। लेकिन ये क्या है कि ये भी इसकी कनेक्टिविटी कहीं यहीं रखा होगा जिससे चल रहा होगा। ये सब किससे चलते हैं? आपके सैटेलाइट से ही चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर सैटेलाइट लगे हुए हैं जिनकी वजह से इनका पूरा जो भी ये कनेक्ट करके अपना ये पूरी हमारी वॉइस को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हर एक की रेंज होती है, ठीक है। हम आपसे बातें कर रहे हैं तो सैटेलाइट के जरिए ही हमारी बातें आप तक पहुँच रही हैं। भले ही आप सोच रहे हो कि वाह यार, ये मोबाइल है कि इसमें नंबर सेव है और इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। हम टीवी देख रहे हैं, टीवी में हमने घर पे डीटीएच लगा लिया तो क्या, या सेंटर बॉक्स लगा लिया, क्या इससे हमारा टीवी चल रहा है? आप कभी सोचें कि टीवी कैसे चल रहा है? सब ये टेक्नोलॉजी का ही यूज है, सब कुछ, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे कि मौसम विभाग वाले इस टाइम पे तो ऐसा हो रहा है कि यदि मौसम विभाग वालों ने कह दिया कि भैया इतने बजे इस इलाके में बारिश होनी है, टाइम तक फिक्स कर देते हैं कितने बजे होनी है। किसकी वजह से? सैटेलाइट की वजह से कर दे हैं, क्योंकि इतना मतलब वो अब टेक्नोलॉजी जब पहले उतनी थी तो अब तो और ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो था कि चलो इतने दिन में बारिश होने वाली है, बारिश का अनुमान है, कभी कभी गलत भी हो जाता था। अब तो आप लोगों के मोबाइल में भी आ जाता होगा। आप देखेंगे तो मोबाइल में ना आपके जो फ्रंट का होता है, मोबाइल का जो आपका वॉलपेपर होता है, उसमें ही वो कुछ ऐसे इस तरीके का बादल टाइप का बना होगा, ठीक है। अभी इस टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी दिखा रहा होगा कि अभी 30 डिग्री है, 40 डिग्री है या 25 डिग्री, पूरा दिखा रहा होगा, ठीक है। उसमें आप जब क्लिक करेंगे ना, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा वो आपको दिखा देगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। आपके गांव की ही बात मैं कर रही हूँ, आपके गांव का पूरा बता देगा कि या तो बारिश का मौसम है तो आपके गांव में इतने बजकर इतने मिनट में बारिश होगी, और बिल्कुल टाइम देख लीजिए आप और मिला लीजिए, बिल्कुल फिक्स टाइम पे बारिश होगी। इतना तक आगे हम टेक्नोलॉजी में हो चुके हैं, ठीक है। ये देन किसकी है? आप देख सकते हैं कि किसकी देन है, और कहाँ तक यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो ज़िंदगी है उलझ के रह गई है। और हम जानते हैं कि अमेरिकी दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी की 28% हिस्सेदारी है। यानी कि अमेरिका का जो हिस्सेदारी है विश्व की अर्थव्यवस्था में वो कितनी है? 28% है। और यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका का 15% से की हिस्सेदारी है। और विश्व की अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। अब देखिए वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है कि पूरे विश्व में आप बात कर लें तो दुनिया के किसी कोने में यदि आप देखेंगे तो 3 में से क्या बात की गई है कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिनमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 में से एक ना हो। हर 3 कंपनियों में से एक कंपनी आपको अमेरिका की देखने को मिलेगी, इनफैक्ट अपने इंडिया में भी कहीं की भी आप देख लीजिए। और आपको यदि याद होगा तो हमने इसके जस्ट पहले ही पढ़ा था कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है जो कि इन्हीं के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो किसके द्वारा? ये अमेरिकी राष्ट्र के द्वारा ही की जाती है। और उसमें क्या बातें की जाती है? अमेरिकी राष्ट्र में हमने बताया था कि सिर्फ अमेरिका नहीं शामिल था, ठीक है। तो उनके द्वारा जब की जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने क्या टारगेट बनाया था? हम कर्ज देंगे लोगों को और इनसे कुछ शर्तें रखवाते थे। वो हमने बताया था कि हमारे इंडिया को भी उन्होंने 1991 में कर्ज दिया और हमसे शर्त रखवाई कि भाई आप एलपीजी अपनाओगे तभी हम कर्ज देंगे आपको। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति पर आप काम करोगे तो हम आपको कर्ज देंगे। और हर देश की आर्थिक जो सिचुएशन थी बहुत गड़बड़ थी। सब जो भी थे जिस तरीके का भी उन्होंने शर्त रखा मानना पड़ा। हमने भी माना कि हम उदारीकरण की भी बात करेंगे, वैश्वीकरण की भी बात करेंगे और निजीकरण की भी बात करेंगे। हमने उदारीकरण की बात कर दी, यानी कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए जो भी हम बहुत ज़्यादा झमेला पालते थे उसे हम पूरे तरीके से छोड़ देने की कोशिश करने लगे। तो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे ज़्यादा अपना व्यापार यहाँ पे करने के लिए
थोड़ा मतलब और भी अग्रसर होने लगे कि हमें करना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें हमने देखा कि हमारे भारतीयों को भी रोज़गार मिला कहीं न कहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इसमें अमेरिका सिर्फ हमारे देश में नहीं और किस तरीके से अपना है, मैं ये बताना चाह रही थी कि कैसे वो कंट्री हर कंट्री में अपना वर्चस्व बना रहा था, कैसे व्यापार कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसने पहले से ही बात कर रखी थी, भैया हमने उदारीकरण कर दी, वैश्वीकरण कर दी, दिक्कत क्या रह गई है कि हाँ आप पूरा आओ यहाँ पे, पूरा 100% आपको FDI मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आएँ, लें, जाएँ, मौज करें, इससे कोई वो नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे आता है कि ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड प्रणाली कायम हुई थी और अमेरिका ये ब्रिटेन वुड प्रणाली, इसी के तहत आपका विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। और इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और व्यापारिक यानी कि विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है IMF, आता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड आता है, और उसके बाद आता है आपका WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। जो WTO है वो पहले था गेट, ठीक है, ये था पहले, बाद में इसे चेंज किया गया, गेट से WTO बनाया गया। इसकी घटना भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी पढ़ेंगे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसलिए कभी हम इसकी वीडियो अलग से लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था एक, ठीक है, और उसमें क्या किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और आज के लिए आपका ये होमवर्क भी है कि आपको ये सारे, यदि कर लिए होंगे, मैंने एक दिन और बोला था, कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं कर लिए होंगे तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखनी, पूरी जानकारी आपको लिखनी है, IMF के बारे में पूरी जानकारी लिखनी है, WTO के बारे में इसका कौन कौन सी ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं, IMF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है, WTO कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईमानदारी से क्लियर करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। और प्लीज़ आप लोग करा करिए, मुझे अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप भी कर रहे हैं, ठीक है, वरना बकबकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर फालतू में मुँह दर्द होगा और कुछ नहीं होता है। इसलिए आप लोग करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगता है कि और कंटेंट ढूंढ के लाया जाए और किया जाए। तो इसको याद रखिएगा कि ये किसके मतलब किस सम्मेलन के द्वारा हुए थे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था एक, ठीक है। तो इसके द्वारा IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पहले गेट था, फिर आपका बनता है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके UPSC में जो पूछा जाता है रिपोर्ट ही ज़्यादा पूछी जाती है कि किसके द्वारा कौन सी रिपोर्टें निकाली जाती हैं, कितनी कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं, वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। और यह क्या है कि विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है। और इसकी व्यवसाय मतलब कि यहाँ पे यदि देखें कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है। MBA आज बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। और हमने एक देखा भी था कि अभी आयशा और कई सारे लोगों को कहानी पढ़ते हैं, 3 लोग थे, उनमें से एक का MBA का भी सपना था, एक पापा का सपना था, उनका तो नहीं था, पापा का था, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाहर्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। तो ये आप याद रखिए, चाहे ना याद रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो विश्व का पहला जो MBA का स्कूल खुला था वो ये था, और बिजनेस स्कूल खुला था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और MBA की जो शुरुआती पाठ्यक्रम
से प्रारंभ हुआ और अमेरिका के बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सके। और आज दुनिया में कई देश ऐसा मतलब कि कोई देश ऐसा नहीं जिसमें एमबीए को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल ना हो। और इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीका दोस्त जाबू की याद, मतलब जो दोस्त जाबू था, हाँ उसका नाम बाबू जाबू जो भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, और जो ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो की जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर एमबीए की डिग्री कर ले। अब देखिए, जो हाँ जाबू ही शायद नाम था, उसके पेरेंट्स क्या कह रहे थे, उसे तो पेंटिंग करना था, बट वो कह रहा उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि हाँ आप बेटा एमबीए करेगा और एमबीए करके क्या करेगा, हमारा बिजनेस संभालेगा। तो यहाँ पे दुनिया की अब हर कंट्री में, पहले तो अमेरिका से स्टार्ट हुआ, और हर कंट्री, कोई भी कंट्री आज ऐसी नहीं है जो एमबीए से छूटी हो। हमारे देश में भी होता है एमबीए की डिग्री। आप देखते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जो आप में से कई सारे होंगे, जिनका सपना होगा एमबीए करना, या जिनके पेरेंट्स का सपना होगा, या तो ना चाहते भी आप कर सकते हैं, और आप कहेंगे बहुत ही प्राउडली हमने एमबीए करके रखा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिग्रियों को भी खरीद लेते हैं। खैर वो बात अलग है, क्योंकि इसमें हुनर सिखाए जाते हैं, हमें रोजगार के अवसर बताए जाते हैं, कहाँ कहाँ से रोजगार, या तो हम खुद एक निर्माणकर्ता बन सकते हैं, या तो किस तरीके से हम रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें, कौशल की बात की जाती है। बट कौशल के नाम पे हम लोग डिग्रियां डॉक्टर तक की खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो खैर अलग बात है कि क्या कैसे होता है, बट ये है कि डिग्रियां अब मतलब पढ़ाई होती है एमबीए की, अच्छे तरीके से आपको व्यवसाय की सारी जानकारियाँ मिलती हैं, किस तरीके से प्रॉफिट लॉस क्या कैसे सब कुछ वहाँ पे आपको बताया जाता है। तो आप लोगों में से जो भी करना चाहें बेशक कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। और अच्छा होता है, शादी ब्याह में तो और फ़ायदा होता है कि बेटा या बेटी एमबीए करके, बेटा एमबीए करे तो ज़्यादा ही थोड़ा उसका महत्व हो जाता है कि बेटा हमारा एमबीए करके, थोड़ा ज़्यादा दहेज मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मान लीजिए ऐसा नहीं करना आप लोगों को, बट ये मैं बता रही हूँ जो अपने इंडिया का है। और अब देखिए क्या होता है ना कि हम कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, गवर्नमेंट को दोषी माने उसका कहीं ना कहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि डिग्रियाँ यदि हम खरीद रहे हैं तो कोई बेचने वाला भी तो है, कि हमें क्या है, बना बनाया मिल रहा है तो हम ले रहे हैं। हम कॉलेज भी नहीं गए, एमबीए की 4 साल की डिग्री हमें मिल गई, बहुत अच्छे खासे नंबरों से हम पास हो गए हैं। खाई कैसी डिग्री, जो कि टेक्निकल नॉलेज लेना था हमें वही नहीं ले पाए। आईआईटी कर रहे हैं तो उसमें भी हम नहीं जा रहे हैं, हमें वो भी डिग्रियां मिल जा रही हैं। तो ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हुई ना, कि हम जब सही में उसका ज्ञान अर्जित कर ही नहीं रहे, काहे की डिग्री हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, अभी सुधार करने की बात की गई है, बट देखिए कितना सुधार होता है। और इसके बाद है कि अब वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में याद रखिएगा, जो मेन है कि एमबीए जो सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ था और आज अब विश्व में हर जगह पे है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सांस्कृतिक अर्थ में भी देख लीजिए कैसे क्या था। अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप में सैन्य और आर्थिक संदर्भ से देखना भूल होगी। इससे क्या हुआ कि हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या सांस्कृतिक के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। और यहाँ पे यदि देखें कि वर्चस्व के स्थिति से अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है, और यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में क्या होता है कि रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे जिसमें क्या हो कि प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। और उसके बाद क्या हो कि इससे हम देखेंगे कि प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम रखता है, और विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से कायम नहीं लेता है, ठीक है। यानी कि जो प्रभुत्वशाली देश होता है सिर्फ सैन्य शक्ति से वो काम नहीं लेता है। यानी कि कोई भी एक पावरफुल, चाहे इंसान हो, चाहे कंट्री हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी ना कभी आपसे मोहब्बत से भी बात करेगा, मौका आने पर आपसे दुश्मनी भी निकालेगा, आपसे हर तरीके के रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं कि यदि बात साम दाम दंड भेद कैसे भी बन रही है, हमें अपना काम बनाना है, मेन टारगेट ये होता है, ठीक है। और उसमें एक मेजर रोल ये भी करता है कि आप सांस्कृतिक आधार भी अपना लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर एक उसमें अपने अपने कल्चर का रहता है। तो अमेरिका सिर्फ सैन्य आधारों पर ही वर्चस्वशाली नहीं बना था,
इसमें ये आपको समझना है कि जो वो बना तो सिर्फ सैन्य आधार ही नहीं अपनाया था कि हम मतलब ज़बरदस्ती का जाके युद्ध करेंगे, उसको हथिया लेंगे, हमारे में आ जाएगा, हम बहुत ताकतफुल बन जाएंगे, ऐसा नहीं था। हाँ, कहीं न कहीं उसने सद्भावना भी दिखाई और उससे भी काम लेता। वह क्या है कि अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफ़िक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश की हित साधन हो और उसका प्रबल बना रहे, और इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, जोर जबरदस्ती और रजामंदी, यानी जो मैंने अभी बताया ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बन रहा है, हमें अपना काम निकलवाना है, सबसे बड़ी बात जो है। और अक्सर रजामंदी का जो तरीका होता है जोर ज़बरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। और आज विश्व में क्या हो रहा है कि अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन कि यदि हमें अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित है, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब हमें दिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अमेरिका हर जैसे गरीब कंट्रियां हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है कि अब दबे हुए को आप कितना दबाएंगे। थोड़ा सा यदि होता है ना कि मान लीजिए कि आप हैं और यहाँ पे आपके पड़ोसी हैं, ये बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, आप इन पे यदि एक भी चपाट लगा दोगे, एक भी थप्पड़ लगा दोगे, तो ये आपके कब्जे में आ जाएंगे, ये तो बनी बात है। लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं हीन भावना रहेगी, लेकिन आपने वहीं पे क्या किया, आपके प्रति इनके मन में घृणा रहेगी, बहुत सी मतलब गलत भ्रांतियाँ आएगी। लेकिन आप यहीं पे क्या कर रहे हैं, 2-4 रोटियों के लिए इन्हें पैसा दे रहे हैं, इनके बेटे का एडमिशन करा दे रहे हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत अपना मतलब किसी भी तरीके से इनकी हेल्प कर दे रहे हैं, जिसमें से आपका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एक बाल्टी से एक गिलास पानी निकालने से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन एक गिलास पानी जो पिएगा उसके लिए वो बहुत उसकी प्यास मिटा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, आपने अपने में से थोड़ा सा इसकी हेल्प कर दी, क्योंकि आपको इसे अपने में मिलाना मेन टारगेट है कि अपने में शामिल करना है। ठीक है, आपने थोड़ी सी हेल्प की, इनका बहुत कुछ हो गया और ये आपकी जय जयकार करेंगे। ठीक है, आपके ये बिल्कुल इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे, एहसानों तले दबे रहेंगे, उफ तक नहीं करने वाले ये। और कोई दूसरा आके यदि आपके खिलाफ बोलेगा तो उसकी गर्दन पकड़ने को भी ये रेडी रहेंगे, क्योंकि आपने बस थोड़ी सी इनकी हेल्प की, इनके लिए तो आप भगवान बन चुके हो। और इसी तरीके से जो ये अमेरिका अपना रहा था कि यदि गरीब कंट्रियां हैं उनके साथ कुछ हम अच्छे तरीके से करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो ये हमारा तो कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए क्योंकि वो जानता था कि वो एक भी वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना सैनिक बल स्थापित भी कर देगा तो सारे के सारे उसके सामने आ जाने वाले हैं, क्योंकि इतना वर्चस्व उसका बढ़ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी था ना कि हमारा हर तरीके से बुरे ही बुरे बनना बेहतर नहीं होता, और यही अच्छी वाली राजनीति होती है कि आप किस तरीके से कर पा रहे हो। ठीक है, तो मिलने को तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें यदि हमें आसानी से मिल जाएं उसके लिए अच्छा होगा कि हम भी उनके नज़रों में अच्छे बने रहें, हमारा काम भी हो जाए, जबकि मेन टारगेट हमारा है इन सबको अपने में मिलाना। कोई टारगेट ये नहीं, उनकी हेल्प करना हमारा मकसद नहीं था। और इसमें बताया भी जा रहा है कि जो अच्छे जीवन की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हमें प्रतिबिंब दिखता है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का ये सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए कि अब हम क्या करते हैं, इसे इतना ही सहज मानते जितना अपने आसपास के पेड़ पक्षी या नदी को। और आपको यदि उनकी जो हमने पढ़ा था आंद्रेई की और उसकी कूल जीन्स की याद हो, बातें जो की गई थी, तो आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए क्या था, नीली जीन्स आज़ादी का प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती क्या करते थे कि अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी मतलब चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर खर्च कर देते थे। चोर बाजार दिल्ली में है, ठीक है।
वहाँ भी होती थी। तो ये जो चोर बाज़ार है यहाँ पे, अब चोर बाज़ार का मतलब तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है, दिल्ली में आप लोग जो भी होंगे या सुने होंगे, तो चोरी की हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं आप वहाँ ले जाके बेचो, सस्ते दामों में जाके खरीद लो, बढ़िया चीज़ें सस्ते दामों में मिल जाती है, क्योंकि चोरी किया हुआ कोई घर पे तो रखता नहीं, जाके बेच देता है और वहाँ से फिर आपको वो भी सस्ते दामों में ही दे देते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं वहाँ से सस्ते दामों में। तो अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, दिल्ली की नहीं, बट ये आया तो इसलिए मुझे ध्यान आ गया अचानक से कि अपने दिल्ली पे भी है। तो आप लोग कभी जाएंगे तो चोर बाज़ार ज़रूर जाइएगा दिल्ली में, देखिएगा कितना अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो अपनी तनख्वाह बचा के क्या करते थे कि चोर बाज़ार से कपड़े खरीद लाते थे और उसको क्या करते थे कि पहनते थे, क्योंकि वो आज़ादी का प्रतीक था। कौन सा? नीला जीन्स था, ठीक है। और ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी और एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ कि अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ की को मात दे पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। अमेरिका को थोड़ा ऐसा लगा था, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया कि ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मार ही लिया। कि किसके किसके बल पे? ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व से। अमेरिका ने क्या कहा था, भाई हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी सैन्य शक्ति को पीछे खींच ले या पीछे की ओर बुला ले, आगे मत बढ़िए, शांति से काम सुलझा लीजिए, ठीक है। शीत युद्ध में वो सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर भी चुके हैं। तो ये किसका आधार अपनाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में ही उसने अपनी विजय प्राप्त की और सोवियत संघ की केंद्रीयकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने क्या किया कि सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की थी। उससे क्या हुआ कि सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका यानी कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कायम रहा, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे खुली छूट दे दी थी, आपको जो करना करिए, ठीक है। उसमें कोई आपके ऊपर दबाव नहीं था। लेकिन सोवियत संघ में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ था और इसी के चलते क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि वो बेटर है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है, और इसलिए लोगों ने फिर विद्रोह भी करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ का रिजल्ट भी निकल आया कि उसका खात्मा ही हो गया। अब देखते हैं कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, कुछ अवरोध भी आए, सीधे सीधे बढ़ता ही नहीं जाता, रास्ते में बहुत से रोड़े आते हैं, इसको भी देखेंगे। भारत का संबंध भी देखेंगे अमेरिका से किस तरीके का है, बट आज नहीं कल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आपका होमवर्क जो है उसे करिएगा, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, WTO हुआ, ठीक है, इसे आपको करना है। और सबसे मेन बात है कि इनकी रिपोर्ट जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। काफ़ी दो रिपोर्ट ही आप लिख देंगे तो बहुत होगा, लेकिन जितनी रिपोर्ट ये करते हैं लिस्ट बना लीजिए कि कितनी रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, तो वो उससे आप पूरा कर लीजिए। और हो सकेगा तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी किसी दिन, ठीक है। मेरा लिखा हुआ रखा है तो दे दूंगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, बट अभी खुद से करिएगा आप जितना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा व्यस्तता है। मैं दे दूंगी आपको, लेकिन अभी जितना आपसे है कि आप उसे थोड़ा पढ़िए, सर्च करके पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़िए। देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनानी है, शॉर्ट पढ़ना नहीं है भाई कि सीधे सीधे थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकल गए। आपको थोड़ा नहीं पढ़ना, पढ़ना बहुत है, लिखना ही थोड़ा है, ठीक है, ताकि हमारा जो ज्ञान है वो बढ़े। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बस लिखना उतनी ही चीज़ें, किताब नहीं छाप देनी है, तो मेन बातें ही लिखनी है, ठीक है। एंड अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने शुरू कर दिए होंगे, मेंस और प्री दोनों के। अच्छी बात होगी यदि कर दिए हैं, नहीं कर दिए तो प्लीज़ कर दीजिए, तो बेहतर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट।